जनता के आदेश पर हमने घोसी नवनिर्माण मंच की तरफ से 3 राजनीतिक दलों के खिलाफ ये चौथा मोर्चा बनाया है। मेरी मातृभूमि खतरे में है। जाति धर्म के आधार पर बाहरी नेता यहाँ पे राज कर रहे हैं। डायरेक्ट टिकट खरीद कर आते हैं और चुनाव में लड़ के लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, फिर आते नहीं। तो किसानों को रात में सिंचाई करनी पड़ती है, प्रॉपर बिजली नहीं है हमारे यहाँ। 24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर जो मुकाबला है वो बेहद रोचक हो चुका है। वैसे तो माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला सपा, बसपा और एनडीए के बीच हो सकता है, मगर कई निर्दलीय और अलग अलग पार्टियों के भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव में अपना दम लगा रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ बद्रीनाथ जी हैं, इनसे इनका परिचय खुद जानते हैं तो बेहतर रहेगा। बताएं सर। मेरा नाम बद्रीनाथ है और मैंने घोसी नवनिर्माण मंच की स्थापना की थी। घोसी लोकसभा में क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद की मांग की जा रही थी और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया जा रहा था, समाधान भी दिलाया जा रहा था। लेकिन आप बाहर से रहकर राजनीतिक व्यवस्था में कोई आमूलचूल बदलाव नहीं कर सकते। अतः अंततः पार्टियों के निरंकुश रवैये के बाद जनता के मांग की अनदेखी करने वाली पार्टियों को सबक सिखाने के लिए जनता के आदेश पर हमने घोसी नवनिर्माण मंच की तरफ से 3 राजनीतिक दलों के खिलाफ ये चौथा मोर्चा बनाया है। ये घोसी लोकसभा को 24 साल की बदहाली से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं ना घोसी लोकसभा सीट से? ये नवनिर्माण मंच ये क्या पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है या कोई संगठन? हमेशा राजनीतिक सुधार के लिए आते हैं और राजनीतिक सुधार के बाद लुप्त हो जाते हैं या तो राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अभी राजनीतिक सुधार आंदोलन ही चल रहा है, लेकिन राजनीतिक सुधार आप बाहर से नहीं कर सकते हैं। जब तक जनता के जनमत से आप इस व्यवस्था में नहीं आते हैं तब तक आप एक प्रेशर ग्रुप बन के ही रह जाते हैं। हमने सुना कि आपने प्रशांत किशोर के साथ भी काम किया है। बिल्कुल, हमने मीडिया टीम को हेड किया वहाँ पे। वो तो अभी राजनीति में सीधे तौर पे नहीं उतर रहे हैं। जब समय आएगा उतरेंगे, वो उनका डिसीजन होगा। ये मेरा डिसीजन है। मेरा लोकसभा, मेरी मातृभूमि खतरे में है। जाति धर्म के आधार पर बाहरी नेता यहाँ पे राज कर रहे हैं और अगर हमारे क्षेत्र के भी होते हैं तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है। समाज में कोई उनका योगदान नहीं है। डायरेक्ट टिकट खरीद कर आते हैं और चुनाव में लड़ के लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, फिर आते नहीं। तो आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे स्थानीय होना ही एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। जैसे हमारे यहाँ विकास बिल्कुल धरातल पे चला गया है। विकास की बुलंदियों पर बैठा जिला आज विनाश के कगार पे खड़ा है। मऊ कल्पनाथ राय जी के ज़माने में विश्वव्यापी पहचान रखता था। इसे छोटा लखनऊ कहा जाता था। सिल्क का कारोबार हो, मुस्लिम भाइयों के द्वारा बनाई गई सिल्क की साड़ियाँ हिंदू माताओं बहनों की पहली पसंद हुआ करती थी। गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाने वाला जिला आज जातिवाद के मंजर में फंस चुका है। कल्पनाथ राय जी निर्दल चुनाव जीत जाते थे। क्यों? क्योंकि लोग विकासवादी सोच के साथ जाते थे। आज जातिवादी धर्म संप्रदायवादी ताकतों ने विकासवादी ताकतों को रौंद दिया है। ये बताइए कि इतना घोसी लोकसभा सीट पे इतने दिग्गज उतरे हैं मैदान में। ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं। राजभर जी मंत्री हैं योगी सरकार में, दूसरी तरफ राजीव राय हैं, बालकृष्ण चौहान मजे हुए बुजुर्ग नेता हैं। कैसे मुकाबला कर पाएंगे इन लोगों से? अरे मजे होते तो आज यहाँ कल वहाँ जाते। कहाँ से नहीं भागे हैं ये लोग, बताइए। और 2014 में हार गए, छोड़ के भाग गए। 2019 में टिकट नहीं मिला, नहीं आए, फिर अब आ गए। ठीक है, ये लोग बिना टिकट का आ ही नहीं सकते यहाँ। मज़े नहीं हैं। टिकट की बैसाखी पर चढ़ के आए हैं, नहीं तो उसके बाद ये लंगड़े हैं सारे। ठीक है, अगर हिम्मत है तो जनता के बीच रहकर जनता का कार्य करें और जनता के जनादेश से जाएं। यही बात है। देखिए, सबसे दिग्गज एक ही नेता हुए हमारे धरती पे, श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी। उनके बाद जितने आए बैसाखियों पे चढ़ के आए, बैसाखी नहीं मिली तो नहीं आए, क्योंकि जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। यहाँ की धरती पर मतलब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उनके ज़माने में हमारे ज़िले को 24 घंटे बिजली मिलती थी, जब पूरा देश अंडर प्रोडक्शन में जीता था।
अब हर 2 किलोमीटर पर टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया, विश्वविख्यात सड़कें बनाई गई। उनको पता था संचार और दूरसंचार का क्या महत्व होता है। आज वही वर्ल्ड क्लास सड़कें थर्ड क्लास सड़कों में तब्दील हो गई हैं। हमारे जनप्रतिनिधि निरंकुश, हम लोग जाति और धर्म के आधार पर जेल में रहने वाले आदमी को जिताने लगे। अच्छा, एक बात ये भी है, वोट लेने वाला और वोट देने वाला अगर ये दोनों सुधर गए तो लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, विकास अपने आप शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो वोट देने वालों की भी गलती है क्या? मतलब क्या सुधर जाए? मतदाताओं में क्या आप खामियां देख रहे हैं? मतलब हम लोग बटन दबाने के बाद कहते हैं हमारा निर्णय गलत हो गया, लेकिन उसके पहले कहते हैं कि अगर मैं इस पार्टी के सिंबल पर बटन नहीं दबाऊंगा तो लोग मानेंगे ही नहीं कि मैंने यहाँ पे नहीं दबाया है। इसीलिए मजबूरी में मैं यहीं पे बटन दबा रहा हूँ और बार बार 25 साल से दबा रहा हूँ। ठीक है, इसी मजबूरी को, इसी बीमारी को आप उठा के फेंक दीजिए, इसका इलाज यही है। घोसी लोकसभा क्षेत्र को लेकर एक आलोचना होती रही है कि वोट कहीं ना कहीं जाति और धर्म के आधार पे जो है पड़ते रहे हैं, उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? देखिए सर, यहाँ के मुद्दे जो हैं कि यहाँ के अस्पतालों में दवाई नहीं है, मरीजों का इलाज नहीं है। अभी एक मरीज हॉस्पिटल जाता है तो अगर जांच करानी है तो गोरखपुर एम्स रिफ़र कर दिया जाएगा, प्लेटलेट चढ़ाना है तो BHU रिफ़र कर दिया जाएगा। चिलचिलाती ठंड में किसानों को रात में सिंचाई करनी पड़ती है, प्रॉपर बिजली नहीं है हमारे यहाँ। जहाँ पे बिजली का वो होता था, जैसे बिजली की मिसाल दी जाती है कि अच्छा कल्पना राय के इलाके में तब तो 24 घंटे बिजली मिली। मैंने जो आपसे सवाल किया कि ये जो जातीयता इतनी मजबूत है उसे तोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास चल रहा है? देखिए, जातिवादी और धर्म संप्रदायवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके विकासवादी व्यवस्था को ही पैदा किया जा सकता है। तो जाति से बड़ी चीज़ होती है आपकी सोच, मेंटालिटी, विचारधारा। सड़क बनेगी तो हर बिरादरी के लोग चलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेगा तो हर धर्म के लोग पढ़ेंगे, फैक्ट्री लगेगी तो सभी जाति धर्म के लोगों को लोकसभा के अंदर रोजगार मिलेगा। तो जाति और बिरादरी का महत्व कहाँ है जब सड़कों पर सबको आना है? ये तो पार्टियां अपने हिसाब से गठबंधन कर लेती हैं, कभी सपा बसपा गठबंधन कर लेंगी, कभी भाजपा सुभाजपा गठबंधन कर लेंगी। अब जनता का गठबंधन बनेगा और जनता इन पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देगी, एकजुट होकर इन लोगों का सामना। घोसी नवनिर्माण मंच के बारे में थोड़ा और बताएं, इसका कब गठन हुआ और आप लोग क्षेत्र में कब से सक्रिय हैं? करीब 2 साल पहले हम लोगों ने घोसी नवनिर्माण मंच फॉर्म किया था। दिल्ली में घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सारे इंटेलेक्चुअल्स की बैठक हुई थी और उसके बाद से हमने तय किया था कि दिल्ली में जो भी मरीज आते हैं, एम्स, राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, और जो वहाँ पे सांसद हमारे होते हैं वो लोग या तो जेल में होते हैं, तो ताड़ी पीकर सो रहे होते हैं, भोग विलास की ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। तो बहुत लंबे समय तक लोगों की मदद करते हुए इस MP से कहकर उस MP से कहकर जुगाड़ लगाकर लोगों के काम करवाते रहे हम लोग। जो भी हमारी एक टीम थी, अच्छी खासी टीम थी। थोड़ा अपने बारे में और बताएं, अब तक आप क्या करते रहे और राजनीति में कब से सक्रिय हैं? देखिए सर, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मीडिया की पढ़ाई करने के बाद ऑल इंडिया पंचायत परिषद का मीडिया सलाहकार हूँ निरंतरता में। उसके पहले मैं प्रशांत किशोर का भी मीडिया एडवाइज़र रहा। कई चुनाव हमने उनके साथ जीते हैं। इसमें जगन मोहन रेड्डी जो दुनिया की पहली ऐसी पार्टी थी जो अपने स्थापना काल में ही ब्लास्टिक मेजॉरिटी से चुनाव में जीत के आई थी। 175 में से 152 सीट जीते गए थे। उसमें मीडिया का एक अहम रोल रहा था, तो उस रोल को हम लोग प्ले कर रहे थे और बड़े लेवल पर। पत्रकारिता से सीधे सक्रिय राजनीति में आने का विचार कैसे आया? नहीं सर, पॉलिटिकल जर्नलिज्म ही रहा उसका, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन उसका क्षेत्र ही रहा है। बेसिकली हम लोग पार्टियों के लिए काम करते थे, पार्टियों के लिए हम लोग कम्युनिकेट करते थे, लेकिन पार्टियां चुनाव में जीतने के बाद उन मुद्दों को उसी तरह छोड़ देती थी और उसी रवैये में 5 साल अपना गुजारती थी। आपके पहनावे पर भी लोगों का ध्यान जाता है। ये आपने क्या धोती है, लुंगी क्या पहना है आपने? ये लुंगी है। लुंगी पहनी हुई है। तो ये क्या किसी खास मकसद से पहना गया है या स्थानीय स्तर पे एक अपील जाएगी लोगों को? पसंद है। अच्छा। हमारे किसान भी लुंगी पहन के जाते हैं खेतों पे। बिल्कुल, ये पसंद वाली बात है कि जिसको जो पसंद है वो पहने। नहीं, ये सस्ता भी है और अच्छा भी है और आपको आरामदेह भी है। और सूती मिलों को अगर चालू करवाना है तो इसी पोशाक को पहनना पड़ेगा, नहीं तो अडानी अंबानी का जीन्स आपको पहनना है, वहीं से खरीदना है। अगर हमारे यहाँ सूती मिलें चालू होंगी, जब हम पहनेंगे तभी प्रोडक्शन होगा, तो डिमांड बढ़ेगी। उस सप्लाई के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सूती मिलें बंद हो रही हैं तो उसका कारण भी। और कुछ कहना चाहेंगे?
बस यही है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव। चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भागीदारी निभाएं, अपनी हिस्सेदारी लें और घोसी लोकसभा के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें। अपना वोट जरूर दें, चाहे जिसको भी देना है उसको दें, लेकिन जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के एजेंडों को अपनाएं। और आने वाले समय में ये 24 साल की जो बेईमानी हमारे साथ पार्टियां कर रही हैं उसका हिसाब लें। 24 साल की बेईमानी का हिसाब 2024 में लिया जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ बद्रीनाथ है जो घोसी लोकसभा सीट में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। इनका दावा है कि हम जीत रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आते हैं तो ये कितना असर उनमें दिखा पाते हैं। आप हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।